अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरे यूट्यूब चैनल उर्दू स्टोरी टेलर पर आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक नन्ही परी की कहानी जो अपने वालिदैन से जुदा हो गई थी। नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अब आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया। मैं किताब की वर्क गुर्दानी कर रही थी कि अचानक मोबाइल की घंटी ने मेरा ध्यान दूसरी तरफ मुतवज्जो कर दिया। चंद लम्हे फ़ोन पर मेरी नज़र रही, लेकिन वो नंबर जाना पहचाना नहीं था। फ़ोन रिसीव करने पर एक घबराई हुई आवाज़ ने मुझे खौफजदा कर दिया। हेलो, अभी इतना ही कहा था। मिसेस राशिद बोल रही हैं? एक भारी आवाज़ थी लेकिन अजनबी। जी, आप कौन बोल रहे हैं? मेरे अल्फाज भी वो शख्स पूरी तरह सुन ना सका था। उसने कहा, आप फ़ौरन अपने घर के नज़दीक वाले चिल्ड्रन पार्क पहुंच जाइए। ऐसे मसाइल अक्सर मेरे सामने आते रहते थे क्योंकि मैं एक NGO में काम करती थी, इसलिए अपने आप को हमेशा उस तरह के हालात से दो चार होने के लिए तैयार रखती थी। मैंने अपना पर्स और मोबाइल लिया और ड्राइवर से पार्क की जानिब चलने के लिए कहा। NGO से जुड़े हुए मुझे 10 साल हो गए थे। लोगों के मसाइल रोज़ पेश होते और उनको सुलझाने की भरपूर कोशिश रहती। इंसान की ज़िंदगी में कितने ही मसाइल और परेशानियां क्यों ना हों, लेकिन जब वो अपने दर्द व गम को भूलकर लोगों की तकलीफ़ दूर करने में मसरूफ़ हो जाए तो उसका आधा गम खुद दूर हो जाता है। हमारी NGO मुख्तलिफ़ जगहों पर काम कर रही थी। कुछ शहरों में हमने ओल्ड एज होम्स भी कायम किए। उसका मकसद यही था, उन बेसहारा बूढ़े लोगों को जगह फराहम की जाए कि जिनका इस दुनिया में कोई वारिस नहीं और गुर्बत के सबब फुटपाथ पर और बेघर ज़िंदगी गुजारने के लिए मजबूर थे। एक दिन बहुत ज़्यादा तादाद में ज़ईफ़ुल उम्र लोग वहाँ रहने के लिए आए और मेरा दिल भर आया। उसकी वजह ये नहीं थी कि उनकी तादाद ज़्यादा थी, लेकिन मेरे गमज़दा होने की वजह उनके बेटे थे जो बड़ी बड़ी और आलीशान गाड़ियों में अपनी माँ को तो कोई अपने बाप को बिठाकर रुखसत करने आया था। ये वही माँ बाप होते हैं ना, जो हमारे लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर देते हैं, अपनी ख्वाहिशात को तर्क करने के रूप में उनका गला घोंट देते हैं, हमें माशरे में उठने बैठने का शऊर और सलीका सिखाते हैं। आज वही माँ बाप बूढ़े होने के सबब हमारी नज़रों में खुटकते हैं। कार पार्क के गेट के नज़दीक रुकी और मेरे जहन में उस कॉल का ख्याल आया। जैसे ही मैंने गाड़ी के बाहर कदम रखा, मेरा जहन बहुत से खदशात से घिर गया। सवालों का दायरा दिमाग के इर्द गिर्द घूमने लगा और न जाने कितने ही ख्यालात ने अपना घर कर लिया। एक 11-12 साल की बच्ची तन्हा, उसके हाथ में किताबों का बैग, कपड़े नहायत गंदे, धूल मट्टी में अटे हुए, बालों की हालत इस कदर बुरी थी जैसे उसमें कभी कंघी ही ना हुई हो। कौन है ये बच्ची? इसके माँ बाप कौन हैं? उसके हुलिये से तो ये बहुत गरीब घर की मालूम होती है। उसके नज़दीक बैठते हुए मैंने कहा, क्या नाम है तुम्हारा? चंद लम्हे उसने मेरी तरफ घूर कर देखा और वहाँ से हटकर कुछ फासले पर बैठ गई। मैं फिर उसके नज़दीक गई। अभी वो वहाँ से उठना ही चाह रही थी कि मैंने उसका हाथ थाम लिया। घबराओ नहीं, मुझे अपनी माँ की तरह समझो। मेरी बात सुनकर वो मुझसे डरने लगी और सहम कर बैठ गई। देखो बेटा, तुम डरो नहीं, अपनी तकलीफ़, अपना कर्ब मुझे बताओ। आखिर तुम किस परेशानी में हो? उस मासूम भोली भाली गुड़िया पर क्या गुजर रही है? वो बेतहाशा रोने लगी। उसकी गजाला सी आंखों में दुख का तूफान था जिसने उसकी दुनिया ही बदल दी थी। मैंने ड्राइवर से कहकर कुछ टॉफ़ीज़ और चॉकलेट्स मंगवाई। तुम मुझे बताओ क्या बात है? तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा घर बहुत गंदा है। उसके आंसू रुखसारों पर फैल गए और उनको साफ करने पर उसके चेहरे की गर्द भी मिट गई, जिससे उसकी खूबसूरती मज़ीद जाहिर हो रही थी। भूख लगी है? मैंने उसके बिखरे बालों को, जो उलझे हुए धूल और मट्टी से अटे हुए थे, उसके गालों पर से समेटते हुए कहा। ये कहकर वो किताबों की तरफ मुतवज्जो हो गई। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खूब अच्छे अच्छे कपड़े दिलवाऊंगी। मुझे इल्म था कि इतनी जल्दी वो मुझ पर भरोसा नहीं करेगी और वो अपनी रुदात सुनाने की हालत में भी नहीं थी। नहीं,
इस जवाब की तवक्को मुझे पहले ही थी। लेकिन क्यों? मैंने कह दिया मैं कहीं नहीं जाऊंगी। उसके अल्फाज और लहजे में शदीद तलखी थी। बेटा, मैं एक एनजीओ में काम करती हूँ और तुम्हारी मदद के लिए ही आई हूँ। ये क्या होता है? एनजीओ एक तंजीम है जो गरीब बेसहारा लोगों की मदद करती है। उसके चेहरे की तशनगी और खफगी अब कुछ कम हो गई थी। अब मुझे बताओगी तुम यहाँ क्या कर रही हो? पढ़ाई करती हो? मेरे ख्याल में अब तुम्हें 4th या 5th क्लास में। मेरी बात को नज़रअंदाज करते हुए वो कहने लगी, क्लास किसको कहते हैं? इस सवाल ने मुझे तजब्जुब की कैफियत में मुब्तला कर दिया। तुम्हारे पास किताबें मौजूद हैं, तुम पढ़ने की कोशिश कर रही हो और तुम्हें ये नहीं मालूम क्लास क्या होता है? किताबों का मुझे शौक है, लेकिन इसमें क्या लिखा है ये समझ नहीं आता। मैं सिर्फ इसकी तस्वीरें देखकर खुश हो जाती हूँ। मैं उसके मासूम लबों को टिकटिकी बांधे देखे जा रही थी कि मेरी आंखें नम हो गईं। दिमाग कुछ वक्त के लिए सोचने और ज़बान अल्फाज अदा करने से कासिर थी। एक तरफ मुझे उसकी भोली भाली बातों पर तरस आ रहा था, तो दूसरी तरफ उसकी बदनसीबी पर मैं अफसुर्दा भी थी। कभी स्कूल नहीं गई? मैं उसकी किताबें अपने हाथ में लेकर पढ़ने लगी। स्कूल, वहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते हैं ना? उसकी नज़रों में इत्मीनान की हल्की सी झलक थी। अच्छा मुझे बताओ, स्कूल क्यों जाते हैं? कुछ देर सोचने के बाद वो कहने लगी, खेलने। उसकी तालीम से महरूमी देखकर मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि इस वक्त मैं कहाँ थी जो ये बच्ची आज ज़िंदगी के इस मोड़ पर पहुँच चुकी है जहाँ दीगर बच्चे अपने मुस्तकबिल को लेकर सुनहरे ख्वाब सजाते हैं। आज वो इस मकाम पर कोरे कागज़ की मानंद खड़ी है जिसको ये तक मालूम नहीं कि जाना किस सिमत है। मेरा दिल चाहा कि मैं चीख चीख कर सबको इकट्ठा कर लूं और कहूं, देखो समाज वालों, देखो ये हालेजार। कहाँ थे उस वक्त तुम सब जब इसके बेहतरीन कल की बुनियाद रखी जा रही थी? और आज वो इस गहरे अंधेरे में खड़ी है जहाँ से रोशनी तो दूर, एक किरण भी मिल जाए तो गनीमत है। उसने अपनी ज़िंदगी के वो खूबसूरत लम्हात जिन्हें बचपन कहते हैं कौन सी तारीकी में गुजार दिए। लेकिन उसके बचपन के पल खूबसूरत थे भी या नहीं? बड़ी शान से कहते हैं हम एजुकेटेड सोसाइटी में रहते हैं, तालीम को फैलाने की कोशिश करते हैं। नहीं, हम अभी कामयाब नहीं हुए हैं, हम बहुत पीछे हैं। हमारी कोशिशों और उम्मीदों की शमा बहुत मध्यम है। आंटी मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? उसके सूखे लब और इल्तिजा करती निगाहें, उफ कितना कर्ब था। ज़रूर बेटा। मैं उसको पार्क के सामने वाले होटल में खाना खिलाने के लिए ले गई। खाने से फारिग होने के बाद हम लोग कार में सवार होकर एनजीओ की तरफ रवाना हो गए और रास्ते में कुछ कपड़े भी खरीदे। तुमने अपना नाम नहीं बताया। दरख्शां नाम है मेरा। बहुत खूबसूरत नाम है तुम्हारा। नाम तो वाकई बहुत खूबसूरत था। तुम्हें मालूम है दरख्शां के क्या मायने हैं? नहीं, मुझे नहीं मालूम। वो नए कपड़े हासिल करके बहुत खुश थी, इसलिए उसका ध्यान मेरी बातों की तरफ कम और कपड़ों की तरफ ज़्यादा था जिनके पैकेट को वो संभाल कर अपने पास रख रही थी। दरख्शां के मायने हैं चमकता हुआ। वो खुशी से चमक कर कहने लगी, इसका मतलब है चमकती हुई दिखाई देती हूँ मैं उसको कैसे बताती कि उसकी शख्सियत और नाम का कोई मेल नहीं है। तुम्हारा नाम किसने रखा? मेरे अब्बू ने। नहीं, मेरी अम्मी ने। मुझे याद नहीं। आपको पता है मेरे अब्बू और अम्मी मुझसे प्यार नहीं करते। इतना कहकर वो मेरे आगोश में आ गई। ऐसा क्यों कहती हो? सबके वालिदैन अपने बच्चों से प्यार करते हैं। मैं उसकी आंखों में एक दर्द महसूस कर सकती थी, ऐसा दर्द जो वो बयान तो नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसकी घुटन में तड़प रही थी, सिसक रही थी। मैंने फिर पूछा, तुम कहाँ रहती हो? मैं कूड़ा उठाती हूँ। कूड़ा? मेरी ज़बान से बेसाख्ता उन अल्फाज ने उसको चौंका दिया। वो घबरा कर मुझे देखने लगी। तुम कूड़ा क्यों उठाती हो? मेरा ये सवाल सुनकर वो कहने लगी, अगर कूड़ा ना उठाएं तो पेट कैसे भरेंगे? उसके उन अल्फाज को सुनकर मैं एक गहरी सोच में डूब गई, लेकिन उसकी नज़रों ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। उस मासूम को खाने की फिक्र थी या मजबूरी, जो उसने कमाई के जरिए का इंतखाब करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा।
मैं बहुत छोटी थी तब से कूड़ा उठाती हूँ। हम 7 लोग हैं, आपस में मिलजुल कर प्यार मोहब्बत के साथ रहते थे और एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। क्या नाम है उनका? वो उंगलियों पर गिनती जा रही थी और उनके नाम बता दी जा रही थी। एक का नाम हीरा है, उसका असली नाम तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन हम सब का बहुत ख्याल रखता था। वो हम सबसे बड़ा था। दूसरा राजू, बहुत शरारती था लेकिन दिल का बहुत साफ था। ये कहकर वो खामोश हो गई। मैंने पुरतजस्सुस निगाहों से उसकी तरफ देखा तो वो कहने लगी। एक गुड्डू था, वो मुझे अपनी छोटी बहन कहता था। चंद लम्हे उसने अपने अतराफ देखा और बोली, छोटू, बबलू और सोनी, तुम में से कोई पढ़ाई नहीं करता था? उसके लहजे में अब इर्तियाज पैदा हो गया था। पढ़ाई का हमें वक्त ही कब मिलता था? सुबह से लेकर शाम तक कूड़ा उठाते और उनसे जो रुपए मिलते लेकर घर जाते तो हम बहुत थक जाते थे, इसलिए कुछ खाने पीने के बाद सो जाते। तुम्हारा घर कहाँ है? हमारा घर, ये कहकर वो फीकी सी मुस्कुराहट देने लगी। घर तो एक जगह बना हुआ होता है जहाँ इंसान सुकून से हर चीज़ से महफूज आराम की नींद सोता है। एक जगह से मुराद, हमें जहाँ जगह मिलती हम वहाँ रहते। जैसे गर्मियों में हम फुटपाथ पर सो जाते, बरसात होती तो कोई सायादार जगह तलाश कर लेते। और सर्दियाँ बहुत सख्त गुजरती। सर्दियों में कहाँ रहती? उस वक्त उसका एक एक लफ्ज़ मेरे लिए तीर की मानिंद था, लेकिन उसके ऊपर जो अजियत, जो दर्द गुजर चुका था, उसको जानना भी ज़रूरी था। हम जो कूड़ा उठाते उसमें टाट और बोरियां होती, जिसको इकट्ठा करके हमने सी लिया, फिर वही ओढ़ते, लेकिन उसमें ठंड बहुत लगती थी। अब मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं आगे कोई सवाल करती, लेकिन वो खुद ही कहने लगी, आप सोच रही होंगी कि मैं यहाँ कैसे पहुँची। शायद वो मेरी भीगी पलकें देखकर समझ गई थी, इसलिए मुझे ही तसल्ली देते हुए कहने लगी, आप दुखी ना हो, अब मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, आप जो हैं मेरे साथ। उसकी मासूम आवाज़ और तसल्ली भरी बातें मेरे आंसुओं को रोक ना सकीं और मैं उसको गले लगाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मेरी कमाई एक दिन बहुत हुई। मेरे दोस्त समझे शायद मैंने उनके रुपए चुराए हैं, इसलिए खुद पर चोरी का इल्ज़ाम मुझसे बर्दाश्त ना हुआ और मैं वहाँ से चली आई। और ये किताबें, मैंने कुछ रुपए इकट्ठे किए थे, रास्ते में किताबों की दुकान दिखी तो मैंने ख़रीद ली। जब मैं अम्मी अब्बू के साथ रहती थी तो उन्होंने मुझे बहुत सी किताबें खरीद कर दी थी। ये कहकर वो मेरे नज़दीक आ गई और मेरा हाथ थाम लिया। तुम अपने अम्मी अब्बू से कब दूर हुई? मैं दूर नहीं हुई हूँ, उन्होंने मुझे दूर किया है। उस वक्त मैं ख्यालात की अजीब कशमकश में थी। कौन कसूरवार था, उसके वालिदैन या फिर उसकी किस्मत? मेरे 2 भाई थे, एक भाई मुझसे छोटा था और दूसरा बड़ा। तुम्हारे भाई भी थे? भाई तो बहनों से बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं, तुम्हारा भी ध्यान रखते होंगे। मेरा छोटा भाई तो सही से बोलना भी नहीं जानता था, लेकिन बड़ा भाई हमेशा मुझे मारता रहता था। ये कहकर वो खामोश हो गई। खैर, ये तो बचपन में भाई बहनों की मोहब्बत होती है, लड़ाई झगड़ा भी इसी का एक हिस्सा है। एक दिन हम सब घूमने गए, बहुत मस्ती कर रहे थे। मैं वहाँ खूब खेल रही थी, लेकिन अचानक खेलते खेलते कहीं गुम हो गई और मुझे मेरे अम्मी अब्बू नहीं मिले। कोई और मजबूरी भी तो हो सकती है, मैंने कहा। मैं उसको समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अपने दिल का क्या करती। मेरे लिए वो वक्त बहुत सख्त गुजर रहा था। तुम्हारे अम्मी अब्बू का क्या नाम था? उसने मेरी बात को अनसुना कर दिया, लेकिन मेरा दिमाग उस वक्त कुछ भी सोचने समझने की कुव्वत खो चुका था। माजी के औराग जैसे तेजी से मेरी आंखों के सामने पलट रहे थे। मेरी पेशानी पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं और मैं गहरे अंधेरे में गुम होती जा रही थी और उसके ये अल्फाज मेरे कानों में शीशे की मानंद पिघलते हुए गुजरे। मेरी अम्मी का नाम फरजाना था और मेरे अब्बू का नाम राशिद। ये सुनकर मेरे मुंह से निकला, मेरी बच्ची। मैंने अपनी गुमशुदा बच्ची को बाहों में भर लिया।